हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सॉल्यूशन के क्वेश्चंस को। ठीक है, सॉल्यूशंस के पी वाई क्यूज को, बिहार बोर्ड के पी वाई क्यूज को हम लोग ले रहे हैं और सॉल्यूशन चैप्टर को ले रहे हैं। तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आ चुके हैं उनको हम लोग लेंगे और साथ ही इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज भी होंगे, उनको भी लेंगे जो आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आएंगे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब कुछ बातें अगेन वीडियो से पहले थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। जैसे कि एक बात सामने आई थी, है ना। अब देख लीजिए, एक ए व्यक्ति है जो कि काफ़ी रिच है और एक बी व्यक्ति है, रिच हो चाहे कुछ भी हो, वो बी फॉर बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ मान लो और या फिर वो सीधा बोल लो, ठीक है, वो है। अब क्या है कि तुम हो क्या सी, या फिर कोई भी एक व्यक्ति है सी। अब ये भोला व्यक्ति को तो कुछ पता ही नहीं है, नादान है वो, तो रिच वाला भाई रिच है। और जो सी है उसको काम निकालना है, किस से? ए से। तो ये क्या करेगा कि बी को बोलेगा कि भैया ए ऐसा बोल रहा था। अब बी ऐसा सुनेगा कि भाई ये ए तो उसने बी को ऐसा बोल दिया, तो बी बिना सोचे समझे इस पर रिप्लाई करेगा, ठीक है, इसके खिलाफ। ठीक है, अब सी इस बात को चालू है तो वो मोबाइल निकालेगा, रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है, और ए को सुना देगा कि भैया ऐसा 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 बोला है। ठीक है, अब ए वाले भाई के पास तो पैसा और सब कुछ है, वो आओ ना देखेगा तो इसको ठोकेगा पहले बात तो। ठीक है, ए ने इसको ठोक दिया बी को। अब सी है, वो देख लेगा भाई कि ये तो बात हो गई अपनी, दोनों भिड़ गए आपस में। अब जो सी है, अब इसको काम निकलवाना है किससे? ए से। तो वो डिमांड करेगा। अब ए को ऐसा लगा कि हाँ यार, सी तो सही बात बोल रहा है क्योंकि उसने बी का रिकॉर्डिंग सुना है उसने उसको, तो ए सी पे भरोसा कर लेगा और यहाँ पर सी का काम बन जाएगा। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो C4 समझते हो ना, उस टाइप के लोग होते हैं। और हमारे स्टूडेंट्स हैं इस वाले कैटेगरी के सारे बी टाइप के, सीधे साधे। अब उनके साथ हो जाता है बहुत भारी घटनाएं। अब वो ठीक है ना, और एक स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं रिच वाले। अब आपस में ये दोनों लड़ते हैं और जिसके काम निकालना है वो तो काम निकाल के एंजॉय कर रहा है भाई। तो देख लो आपको कौन सी कैटेगरी में रहना है, ए में, बी में और सी में। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तो कहानियाँ हो गई। अब आप जो वो पी वाई क्यूज करते हैं ना, अगर क्रैश कोर्स लेना चाहते हो IIT और नीट का तो ज्वाइन कर सकते हो और ये सब कर ले सकते हो। ये बस जनरल नॉलेज है, स्टूडेंट्स कर रहे थे क्लास में इसलिए बता रहा हूँ मैं। तो ऐसा ना करें, क्लास में बिहेव अच्छे से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एन आइडियल सोल्यूशन? इनमें से कौन सा आइडियल सोल्यूशन नहीं? सॉल्यूशन चैप्टर ले रहे हैं भाई, है ना, तो तैयार रहिएगा आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एन आइडियल सोल्यूशन? इनमें से आइडियल सोल्यूशन कौन सा नहीं है? तो पहले बता देता हूँ, आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जो रॉल्स लॉ को बहुत दूर तक, बहुत एक्सटेंड तक फॉलो करेंगे। मतलब मिलाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा सोल्यूशन बना रहे हो आप। ठीक है, तो देखा ये गया कि सेम नेचर के अगर मिलाओगे आप क्या कंपाउंड्स को, या जो भी आप ले रहे हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सेम टाइप के मिलाओगे तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और अगर थोड़ा डिफरेंट लोगे, ठीक है ना, जहाँ पर बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग बनेगा या टूटेगा, तो उस वाले कैटेगरी के लोग हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो पहला देखते हैं कंपाउंड बेंजीन और टॉलिन। तो बिल्कुल बेंजीन और टॉलिन एक ही टाइप के कंपाउंड है। फिर आपके बात है मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, अगेन एक ही टाइप के कंपाउंड है, ये भी आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करेगा। थर्ड है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। इसमें क्या है, आपकी बॉन्डिंग बने और बिगड़ने वाला कारण हो जाएगा। ठीक है ना, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी क्या है आपका? क्लोरोफॉर्म एसीटोन नहीं है आपका आइडियल सॉल्यूशन, नॉट एन आइडियल सॉल्यूशन। अब बात करते हैं डी क्या है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। तो डी भी क्या करेगा आपका आइडियल सॉल्यूशन को तो फॉलो करेगा ही करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका? सी, तो क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। अब बात करते हैं सेकंड वन की, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पासेस थ्रू सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन?
देखिए कौन पास हो सकता है, सेमी पेरियल मेम्ब्रेन होता है ना, कौन पास हो सकता है, तो सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट तो आपको पता ही है सेमी पेरियल मेम्ब्रेन को पास आउट कर जाता है, पर सॉल्यूट नहीं होता ना आपका। सॉल्यूट मॉलिक्यूल यानी जो सॉल्ट वगैरह होते हैं वो पास आउट नहीं होते हैं, वो यहीं रह जाएंगे आपके इसी साइड, ठीक है। उसी में आ जाते हैं आपके आयंस, कॉम्प्लेक्स आयंस है ना, ये सिंपल आयंस, ये सब यहीं पर रह जाते हैं, सॉल्वेंट बस पास आउट होता है। तो कैन पास थ्रू द सेमी पेरियल मेम्ब्रेन इज ए सॉल्वेंट, ओनली सॉल्वेंट। तो आंसर आ गया सेकंड का ए। अब बात करते हैं आपकी थर्ड की। देखिए थर्ड 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज dissolved in 100 gram of solvent, then solution is said to be 0.1 मोलाल। क्या हो जाएगा 0.1 मोलाल। देखिए सबसे पहली बात 1000 ग्राम दे रखा है, क्या दे रखा है 1000 ग्राम यानी 1 kg। अब 1 kg में आप कोई सॉल्यूट को डाल रहे हो है ना, 18 ग्राम ग्लूकोज को, तो इसका आप वो निकाल लो, क्या बोलते हैं मोल निकाल लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.1 मोल को 1 kg में डाल रहे हो, तो मोलालिटी आएगी ना, तो 0.1 मोलाल आएगी, क्योंकि 1 kg में ले रहे हैं है ना, लीटर में नहीं है आपका सॉल्वेंट। समझ में आ रही बात। तो 0.1 मोलाल इज द करेक्ट आंसर। तो थर्ड का हो जाएगा बी। अब फोर्थ की बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखिए हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, पहला ऑप्शन है 1% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, 1% सुक्रोज इन वाटर, थर्ड है 1% NaCl इन वाटर, 1% यूरिया इन वाटर। अब देखिए ये 4 ऑप्शन है आपके, 1%, 1%, 1%। अब 1% ग्लूकोज बोल रहा है, तो देखिए सब में 1% है, सब क्या है वाटर में डिजॉल्व है। तो बस आपको सिंपल से क्या करना है ना, इस क्वेश्चन में आप निकाल लो इनके मोलर मास। तो ग्लूकोज का तो आपको याद होगा 180 होता है, C6H12O6, ठीक है ना। सुक्रोज का आपका क्या होता है 362 इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट है आपका, ठीक है। सॉरी 342 है ना, 360 में से आप 18 वाटर निकाल दो है ना, तो 342 C12H22, ठीक है। फिर बात करते हैं NaCl। NaCl में आपका क्या हो जाएगा, NaCl है आपका 58 या 59 मान लो, और यूरिया का हो जाता है आपका 60। तो देखिए सबसे कम किसका है मोलर मास, तो ये हो गया आपका NaCl का। तो बस यही आंसर है आपका। फोर्थ का क्या हो जाएगा आपका सी इज द करेक्ट। जिसका आपका मोलर मास कम होगा उसी का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, है ना, क्योंकि डेल्टा टी भी किस पे डिपेंड करता है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, ठीक है ना, मोलालिटी पे डिपेंड करता है आपका। तो मोलालिटी किसका ज़्यादा होगा, तो जिसका मोलर क्या है होगा कम होगा, जिसकी मोलर मास क्या होगा कम होगा, ठीक है ना। तो उसी की क्या होगी मोलालिटी ज़्यादा होगी, मोलालिटी ज़्यादा होगी तो डेल्टा टीवी में क्या होगा आपका, समझ में आ रहा ना बात। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट उसी का होगा आपका। तो ये हो गया आपका फोर्थ का सी। अब बात करते हैं फिफ्थ की। आइडियल सॉल्यूशन आर दोज विच ओबे रॉल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन नोन। देखिए आइडियल सॉल्यूशन क्या करता है, रॉल्स लॉ को एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे फॉलो करता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। विच हैव डेल्टा मिक्सिंग H इक्वल टू 0, बिल्कुल मिक्सिंग इंथैल्पी क्या होगी 0 होगी, और वॉल्यूम मिक्सिंग भी क्या होगी 0 होगी। ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट, ऑल ऑफ दीज मतलब सारे ही करेक्ट हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, कभी भी दो मतलब जैसे मिलाते हैं और आइडियल सॉल्यूशन बनता है वहाँ पे, तो ना ही वहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं ना ही ब्रेकिंग होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर ना ही कोई इंथैल्पी में चेंज आती है और ना ही वहाँ पर वॉल्यूम में चेंज आएगी। बनेगा बिगड़ेगा तभी तो क्या होगा वॉल्यूम में या इंथैल्पी में चेंज होगी, ठीक है। तो वहाँ होता ही नहीं, आइडियल सॉल्यूशन बिल्कुल फॉलो करते चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें ये सब तीनों ही ऑप्शन करेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं सिक्स्थ की। सिक्स्थ में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है आइडियल सॉल्यूशन की। ओबे रॉल्स लॉ, ठीक है, बिल्कुल ओबे करेगा। डज नॉट ओबे, नहीं ऐसा नहीं है, ओबे करेगा। जो ओबे करेगा किसको, रॉल्स लॉ को, वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब यही है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट
that can be dissolved in a specified amount of a given liquid solvent does not depend upon. देखिए मैक्सिमम अमाउंट क्या करना है सॉल्यूट का वो डिजोल्व करना है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट में डालना है, और ये डज नॉट डिपेंड मतलब डिपेंड ना करे, ठीक है। देखिए टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो उनके जो लिक्विड है आपका, देखिए लिक्विड है आपका, ये लिक्विड है आपका मान लीजिए ना, और ये आपका सॉलिड है। सॉलिड को किस में डाल दिया आपने, सॉल्वेंट में डाल दिया। अब सॉलिड को सॉल्वेंट में डाल रहे हैं ना, और बोल रहे हैं कि कम ज़्यादा हो, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो जो सॉल्वेंट हैं वो दूर हो जाएंगे, तो ज़्यादा सॉलिड आपका डल जाएगा। ये तो आपको पता ही है, गर्म करेंगे तो ज़्यादा क्या होता है, घुल जाता है। आप है ना, नमक और वाटर का एग्जांपल ले लीजिए तो समझ में आ जाता है, बिल्कुल घुल जाता है। सेकंड क्या बोल रहे हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट। बिल्कुल नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। अगर पोलर के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं आप, पोलर सॉल्यूट, मान लो कि कोई भी सॉलिड है वो पोलर है, और जो आपका सॉल्वेंट लिया है वो भी पोलर है, तो आप पोलर के अंदर डालोगे तो वो घुलेगा और अच्छे से घुलेगा, है ना। तो नेचर पे डिपेंड करता है कि भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कैसा है। अगर दोनों ही पोलर हैं तो मैक्सिमाइज होंगे, और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक मान लो कि नॉन पोलर है और एक क्या आपका पोलर है, तो वो थोड़ा सा वहाँ पर नहीं घुलेगा, है ना। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, है ना, कोई सा भी एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आप कि हाँ, मान लो नमक है, नमक को आप किसके अंदर डाल दिए, आप नमक को डाल दिया आप डीजल पेट्रोल के अंदर, तो जैसे डालोगे तो वो नहीं घुलेगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, तो नहीं घुलेगा। तो बस नेचर पे डिपेंड क्या करता है, नहीं करता है। और एक और यहाँ पर छुपा हुआ ऑप्शन है सी, है ना, वो जो नहीं दिख पा रहा है आपको, तो वो है प्रेशर। ये देखो, है ना, प्रेशर अभी आया जस्ट। तो देखो, तो प्रेशर पे क्या होता है भाई आपका, तो देखिए प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये बेचारा सॉलिड है, सॉलिड पे क्या ही प्रेशर पे फर्क पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यही है आपका आंसर सी, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर। अब बात करते हैं एट्थ, लिगेंड। ऑल लिगेंड्स आर लुईस एसिड, लुईस बेस, न्यूट्रल, नन ऑफ दीस। देखिए वैसे तो ये आंसर क्या है यहाँ पर, लुईस बेसिस। ऑल लिगेंड्स क्या होते हैं आपके, लुईस बेस होते हैं। अब देखिए यहाँ पर सवाल तो आना नहीं चाहिए, सॉल्यूशन का है नहीं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अच्छे से डील कर लेंगे इसको, ठीक है। वैसे याद रखिए लुईस बेस होते हैं। अब देखते हैं वैल्यूज ऑफ हेनरी कांस्टेंट के एच। वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट के एच इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। बिल्कुल के एच की वैल्यू इंक्रीज करेगी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो, ठीक है। अब बात करते हैं 10th की। द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट के एच इज ग्रेटर फॉर गैसेज विद द हायर सॉल्युबिलिटी, ठीक है। ग्रेटर फॉर द गैसेज, देखिए के एच की वैल्यू गैसेज के लिए क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, विथ लोअर सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब गैसेज क्या क्या होती है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है भाई, सिंपल सी बात है, गैसेज की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ये नहीं है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। कांस्टेंट फॉर ऑल गैस नहीं, ऐसा नहीं है। 11th, द एग्जांपल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन इज। एग्जांपल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखना है आपने, डेंसिटी, मास, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सा करेगा आपका, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी, डेल्टा टी एफ, है ना, या चेंज इन वेपर प्रेशर, है ना, या आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या है आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर भी बताया मैंने आपको, तो ये हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज, तो 12th का क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट। अब बात करते हैं 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इनमें से कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है आपका, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, रिलेटिव लोइंग वेपर प्रेशर है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों चारों क्या है आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आती है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, तो सी इज द करेक्ट। तो 13 का सी। तो आज यहीं तक लेक्चर रखते हैं, है ना बच्चों लोग। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग अगले चैप्टर या इसी के आगे का पी वाइज क्यू सॉल्व करेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा, और मेरे ख्याल से 2-3 दिनों में सारे चैप्टर का मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो 2-3 दिन में मतलब
ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तक आपका सारा लेक्चर्स मैं डाल दूंगा। कल क्या मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो इसलिए नहीं डाल पाया मैं।